जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हिंदी में कहते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यानी कि भारत इंडिपेंडेंस के बाद कैसे बना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, उसमें बंटवारा क्या हुआ था, ये सब हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर में। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी है। आपको अगर अपने स्कूल में, कोचिंग में या कहीं और यूट्यूब पे समझ नहीं आया, ये मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। एक और बात, इस चैप्टर की जो वेटेज है मेरे भाई आपके इसमें बोर्ड एग्जाम से, वो 6 नंबर की, यानी कि 6 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है, जिसमें से मैं आपको देता हूँ गारंटी कि 1-4 नंबर का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। और जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में वही आपके एग्जाम में पक्का आएगा। आपको बस लिख के वही आना आपको आंसर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जो आप पूरा पीस ऑफ लैंड देख रहे हैं, ये क्या है? ये है ब्रिटिश इंडिया। बेटा क्या है ये? बेटा ये है आपका ब्रिटिश इंडिया। यानी कि अंग्रेजों ने जिस लैंड पे कब्जा किया था वो एक सिंगल लैंड था, जिसको उन्होंने नाम दिया ब्रिटिश इंडिया। लेकिन जब अंग्रेज गए इंडिया को छोड़, यानी कि अंग्रेज जब हमारे इंडिया में 1757 में आते हैं और जिस लैंड पे वो कब्जा करने की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस लैंड पे बात करती है वो होती है ब्रिटिश इंडिया। लेकिन जब अंग्रेज गए, कब गए अंग्रेज? 1947 में जब अंग्रेज गए तो इस भारत के, इस ब्रिटिश इंडिया के 2 हिस्से करके गए थे। तो यही सब पढ़ना है कि बंटवारा कैसे हुआ था, क्यों हुआ, किसने करवाया, क्या क्या बड़ा प्रॉब्लम्स रही हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो अब हमारा सबसे पहला कंसेप्ट शुरू होता है कि हमारे भारत को इंडिपेंडेंस मिलती है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में। ठीक है। आजादी के बाद हमारे देश के पहले पीएम कौन थे? नेहरू जी। एक स्पीच देते हैं, एक एड्रेस करते हैं, किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। और वो जो स्पीच देते हैं उस स्पीच का नाम क्या था? 1 नंबर क्वेश्चन है ये, पक्का पूछते हैं कि नेम द स्पीच गिवन बाय पीएम नेहरू। तो नेहरू ने जो दी थी स्पीच, उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्या नाम था उसका? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो यहां पे आपका 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है। अब भाई अराउंड 200 साल बाद एक देश आजाद हुआ है, तो उस देश के कुछ गोल तो होंगे। देखो, एक होते हैं गोल, एक होती हैं चुनौतियां। तो गोल्स क्या थे? तो ये हमने जैसे 1 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। तो एक चीज हमें और जाननी पड़ेगी बच्चों यहाँ पे कि आजाद भारत के गोल्स क्या थे। यानी कि जैसे सपोज कि अब आपका गोल क्या है? आपका गोल होगा भाई मैं अच्छे नंबर लेके आऊं बोर्ड्स में, मैं अपना सीयूटी एग्जाम क्रैक करूं। वैसे ही इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने क्या गोल्स थे? तो व्हाट वर द 2 गोल्स फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद भारत के सामने बेटा आपके बेसिकली 2 गोल थे। पहला, आप सभी जानते हो, इंडिया वाज द फॉलोअर ऑफ डेमोक्रेसी। शुरू से हमको डेमोक्रेसी लाने का बहुत शौक था। पहला जो हमारा गोल था बेटा वो ये था कि वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि भारत जो सरकार बनेगी, भारत जिस तरह चलेगा वो चलेगा डेमोक्रेसी अनुसार। यानी कि हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे और सरकारें जो आएंगी वो कैसी आएंगी? वो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएंगी। सरकार वैसे रन करेगी जैसे आपके लोकतंत्र रन करता है। देखो आप अभी तक हमारे इंडिया डेमोक्रेटिक है। पहला गोल था, हमने पूरा कर लिया। दूसरा गोल टफ था, अभी तक प्रॉपर पूरा नहीं हो पाया। और गोल क्या था? गोल ये था कि द गवर्नमेंट विल बी रन, सरकार जो करेगी, काम किसके लिए करेगी? फॉर द गुड ऑफ ऑल, सबकी भलाई के लिए सरकार काम करेगी। खासकर किसके लिए? गरीबों के लिए और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के, यानी कि जो लोग बेचारे बैकवर्ड हैं, गरीब हैं, कुछ कर नहीं पा रहे लाइफ के अंदर, उनके लिए हम लोग बहुत सारे काम करेंगे। जिन लोगों के लिए हमारे देश में बहुत सारी स्कीम बनती हैं, आपकी पता होगा आपको प्रधानमंत्री कौशल योजना, जितनी भी स्कीम बनती है ऐसा मतलब उनके लिए किया जाएगा। तो ये हमारे क्या थे बेटा? ये बेटा हमारे 2 गोल्स थे। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि व्हाट वर द 2 गोल्स इन फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आजादी के बाद हम लोगों ने ये अपने 2 गोल सेट कर लिए। अब गोल तो सेट कर लिए, अब द प्रॉब्लम इज चुनौतियां।
कि 190 साल बाद एक देश बना है, देश बनने से पहले ही दो हिस्से हो गए हैं। अब उस देश के सामने क्या क्या थी चुनौतियां, क्या क्या थी प्रॉब्लम। जैसे आप लोग, आपके सामने चुनौती आएगी भाई, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, फिर बोर्ड, फिर सीवीटी, फिर रैंक, फिर लाइफ में जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो कुछ भी करने, ये सब चुनौतियां हैं। वैसे आजाद भारत के सामने क्या थी चुनौतियां? बच्चों मेरे, ये क्वेश्चन आपको आपके प्री बोर्ड में, आपके हाफ ईयरली में, या आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गारंटी के साथ बोलता हूं नजर आएगा। 4 नंबर की इसकी होती है वेटेज, और आपसे पूछते हैं व्हाट वर द 3 चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के सामने कौन सी थी 3 चुनौतियां? तो देखो, सबसे पहले एक ट्रिक देखते हैं हम लोग इसको लर्न करने की। दिल्ली में एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है जिसका नाम है DDU, यानी कि दीन दयाल उपाध्याय, DDU बोलते हैं इनको, ठीक है। तो अब वो तो लर्न हो गया हमको, लेकिन DDU का इस कंटेक्स्ट में मीनिंग क्या होगा? तो यहां हम दीन दयाल उपाध्याय नहीं लिखने वाले, यहां हम लिखने वाले हैं D फॉर डेवलपमेंट। यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? डेवलपमेंट करना। भाई सोने की चिड़िया जिसको लूट ले गए कौन? अंग्रेज। उसके बाद तो विकास आपको करना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा गोल भी है वो हमारी चुनौती भी थी, यानी कि डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना बहुत बड़ा टास्क था उस समय इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय इवन यूरोप के अंदर भी सबको राइट टू वोट नहीं दिया गया था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्या थी? चुनौती। और उससे भी बड़ा चैलेंज क्या था? यूनिटी, एकता। भाई कहते हैं ना कि देश बना ही था, बंटवारा हो गया, हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ। उस देश में आप एकता लाने की बात कर रहे हो, टास्क बहुत टफ था, बट वो ये भाई भारत के लोगों ने कर दिया। खासकर किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये अभी हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म पढ़ ली, DDU, दीन दयाल उपाध्याय, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और यूनिटी। अब जब भी ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा तो आपको ये तो नहीं कि आप इसको लिख के आओगे ऐसे, यू हैव टू एक्सप्लेन। तो बच्चों आपके लिए मैं हर एक पॉइंट एक बार कर देता हूं एक्सप्लेन। तो सबसे जो पहला पॉइंट है बेटा वो क्या था हमारा? DDU में से क्या आता है हमारा? यू आता है। यू मतलब यूनिटी, एकता की स्थापना। So the first and the immediate challenge was to shape a nation that was united. भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी बेटा? एक ऐसा देश बनाना जो आपका एकत्रित, यानी कि जो हो आपका यूनाइटेड, yet accommodative of diversity in our society. India was a land of continental size and diversity. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, जैन, बौद्ध, पारसी, इन सबको एक करना बड़ा मुश्किल था भारत के लोगों के लिए, सरकार के लिए। वो करना था पहला पॉइंट। दूसरा, अब भाई भारत के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, यानी कि इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स। अब चुनौती क्यों बोला गया? क्योंकि बड़ा टफ टास्क था। एक देश में, जिस देश में अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग धर्म है, वहां पे एकता की बात करना बड़ा मजाक था, तभी ये बना चैलेंज। नेक्स्ट पॉइंट पे, at that time it was widely believed that a country full of such diversity could not remain together for long. ऐसा लोगों ने भविष्यवाणी की थी। जैसे आपके स्कूल के टीचर बोलते होंगे ये तो निकम्मा है भैया, ये तो कर नहीं सकता, ये कर नहीं पाएगा। तो वो जो कहते हैं ना, वो जो पिंच मारते हैं आपको, जो टॉन्ट मारते, कर नहीं पाएगा, that was a पुश फॉर यू, कि नहीं अब मुझे करना है। तो जब लोगों ने बोला कि भैया ये तो मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं है, तब इंडिया ने बोला कि नहीं, अगर ये टफ है तो मैं इसको पक्का करूंगा, ठीक है। अब जब इन्होंने ऐसा बोला, उसी समय हमारे देश में क्या हो गया? बंटवारा, यानी कि द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर्ड टू प्रूव एवरीवन वर्स्ट फियर्स। अब ये तो बात चल रही थी, बंटवारा हो गया, यानी कि ये बात ऑलमोस्ट क्या होगी? सच होगी। तब भी सरकार के पैर डगमगाए नहीं, उन्होंने बोला नहीं, बंटवारे के बाद भी क्या रहेंगे? हम सारे एक रहेंगे, और एक हैं आज भी, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे, देयर वर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, वुड इंडिया सर्वाइव एज अ यूनाइटेड नेशन कंट्री और नॉट। अब सवाल उठे कि इतने आपने बातें बना दी, बंटवारा हो गया, दंगे हो गए, कुछ हो गया, अब उसके बावजूद भी आपका देश रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये जो बेटा हमने पढ़ा है, ये क्या था? इट वॉज द फर्स्ट चैलेंज, दैट इज यूनिटी।
क्या करना, टू शेप अ नेशन बोल सकते हैं। इसकी हेडिंग क्या आएगी, इसकी हेडिंग बेटा आएगी आपकी टू शेप अ नेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब भैया धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ था। उस देश में अगर फिर कोई हिंदू नेता बन जाए, मुस्लिम बन जाता, सिख, तो झगड़े होते। तो ऐसे देश में जहां पे बहुत सारे कल्चर हैं, धर्म है, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वहां पे सबसे बेस्ट तरीका बेटा क्या होता है, डेमोक्रेसी को लाना। तो ये था हमारा दूसरा चैलेंज, यानी कि द सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान ने सबको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। हमने भारत में सबको राइट टू वोट भी दिया था। आपको पता होगा राइट टू वोट एक ऐसा था प्रावधान जो बिना किसी वोटिंग के पास हुआ था, कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 1 मार्क क्वेश्चन है, सीयूटी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं आएगा, सीयूटी में आएगा, पढ़ चुके क्लास 11 के अंदर आपको। ठीक है, सो इसी चीज को देखते हुए भारत ने क्या किया, इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे भारत में पार्लियामेंट है, जहां पे जनता द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग कल्चर है, तो सबको देखते हुए हमें हमारे देश में डेमोक्रेसी को रखना था, और हमने इसको कर भी दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, दिस फीचर इंश्योर दैट पॉलिटिकल कंपटीशन वुड टेक प्लेस इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ये जो बातें थी, हमने ये बिल्कुल पक्का कर लिया था कि हमारा देश जो है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से अपना वर्क करेगा। आपका ये लास्ट पॉइंट में आता है, अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। अब देखो ये एक और पॉइंट आप पे आ चुका है, संविधान क्या है, जरूरी है बट काफी नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा बोल देने से कुछ नहीं होता। आपने बोल दिया मैं 100 नंबर लाऊंगा पॉलिटिकल साइंस में, कुछ नहीं होगा बोलने से। जब तक आप प्रॉपर मेहनत नहीं करोगे, क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं करोगे, कंसेप्ट नहीं समझोगे। वैसे ही सिर्फ लिख देने से संविधान में डेमोक्रेटिक नेशन बात नहीं बनती है। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री हैं जो लिखती हैं वी आर डेमोक्रेटिक, बट वो डेमोक्रेटिक बात नहीं करती। क्लास 9th में एक चैप्टर था डेमोक्रेसी के ऊपर, याद करो, जिम्बाब्वे था, पाकिस्तान था, उसमें क्या था, लिख तो रहे हैं, चाइना था, लिख तो रहे हैं वी आर डेमोक्रेटिक, बट काम कर रहे नहीं, हरकतें नहीं थी उनकी। सो कथनी में और पटक करने में बहुत फर्क होता है। तो ये कह रहे थे कि आप बोल तो रहे हो सब बातें, बट क्या आप एक्चुअल में कर पाओगे चीजें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज आवर थर्ड चैलेंज। थर्ड चैलेंज का पॉइंट क्या है, टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। लुट गए पिट गए कि चक्कर के अंदर, चक्कर में अंग्रेजों के। अब लुट पिटने के बाद क्या करना है, वी हैव टू रिवाइव आवरसेल्फ, अपने आप को रिवाइव करना है। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमारा बेटा थर्ड चैलेंज क्या था, हमारे देश में डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट राइटिंग, and here again the constitution clearly laid down the principles of equality and special protection to socially disadvantaged groups and religious and cultural communities। आर्थिक रूप से भी हमने क्या बोला कि जो लोग बैकवर्ड है उनको ऊपर, उनका उत्थान करेंगे, उनको ऊपर लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे ऊपर, क्योंकि यार बिना सबको साथ लेके तरक्की नहीं हो सकती। हमारे देश में हर व्यक्ति अपना देता है योगदान इकोनॉमी को ग्रो करने में, तो ये चीज यहाँ पे होती है इंप्लीमेंट आपका। ये द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेट आउट इन द डीपीएसपी that welfare goals that democratic politics must achieve। हमने डीपीएस के अंदर भी लिखा हुआ है कि एजुकेशन, पानी, बिजली, ये सब भी जनता को हमें मुहैया करवाना है। तो डेवलपमेंट होती है, विकास क्या होता है, सड़कें हो जाए, अच्छी शिक्षा हो जाए, अच्छा हो जाए आपका हेल्थ केयर। तो ये सारी जो बातें थी इनको बोलते हैं क्या बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं 3 challenges in front of independent इंडिया। आजाद भारत के सामने बेटा क्या थे आपके, बेटा ये थे आपके 3 चैलेंज। सो इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। कभी कभार ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के अंदर भी आ सकता है। यही लिख के आना है, पहले यू हैव टू गिव हेडिंग, देन आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। अब हम क्या करवाएंगे, अब करवाएंगे बंटवारा, यानी कि हम पढ़ेंगे बंटवारा कैसे हुआ था। सो बंटवारा कैसे हुआ था उसको जानने से पहले एक सिंपल सा 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, दैट इज 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत। हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको, जो बच्चे अगर हिंदी मीडियम के उनके बेटा काम भी ये वाली वीडियो आने वाली है कि व्हाट वाज 2 नेशन थ्योरी। सबसे पहले तो यू शुड नो हु गेव दिस थ्योरी। सो 2 नेशन थ्योरी कहती है, हिंदी में सुन लो, पहले शॉर्ट में सुन लो, कि भारत एक नहीं 2 धर्मों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। इसलिए भारत के 2 हिस्से
होने चाहिए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। यानी कि ये जो थ्योरी थी, इट डिमांडेड व्हाट, इट डिमांडेड सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। अब इस थ्योरी में सबसे बड़ा जो हाथ था वो किसका था, वो था आपका मोहम्मद अली जिन्ना का। अब हिंदी में समझ लिया आपने, जरा पढ़ लेते इंग्लिश के अंदर पे कि व्हाट इज टू नेशन थ्योरी। सो क्या है, अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी एडवांस बाय मुस्लिम लीग, मतलब इस थ्योरी को बेटा मुस्लिम लीग ने आपका दिया था। इसके मुखिया कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये कहती है कि इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन, भारत एक नहीं बट दो लोगों का देश है। वो लोग कौन से हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। भारत एक नहीं दो लोगों का देश है, इसीलिए दैट्स व्हाई इट डिमांडेड पाकिस्तान। जिन्ना क्या मांगते हैं, पाकिस्तान मांगते हैं। क्या पाकिस्तान, एक सेपरेट कंट्री है। किसके लिए मांगते हैं वो, पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए मांगते हैं। हालांकि इस थ्योरी को कांग्रेस ने बड़ा अपोज किया कि नहीं 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 नहीं, हम नहीं देंगे, बंटवारा नहीं करेंगे। बट इस देश में कुछ नेता थे, कुछ लोग थे जिनकी सोच थी, और करते 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 हुआ क्या, पाकिस्तान नाम का एक देश बन गया जो हमें इस टाइम बड़ी तकलीफ दे रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए दो शब्द अगर कहना चाहो तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। ठीक है जी, तो भैया हुआ क्या, ये थ्योरी दी गई और थ्योरी के बाद में फिर पाकिस्तान बन गया। अब पाकिस्तान बना कैसे, यानी कि बंटवारा हुआ क्या, इट वाज नॉट इजी ना। ये तो वो मोमोज तो है नहीं कि भाई दो तेरे दो मेरे दो तेरे 6 पीस हो गए 20 रुपए के, कुछ लोग। इट वाज नो मोमोज, इट वाज अ कंट्री। अब कंट्री को डिवाइड करना, जो कल तक हम लोग साथ थे, सपोज करो आज हम दोनों मिलके, मैं और मेरा भाई बैठा सामने कैमरामैन, हम दोनों बैठ के मोमोज खा रहे हैं। वो मुसलमान है, मैं हिंदू, कल को बोल रहे नहीं अलग अलग हो जाओ, तो कितना मुश्किल होगा। एक सोसाइटी में रह के अलग होना बड़ा मुश्किल था। बट क्या क्या हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि पहली बात तो बंटवारा हमें करना था, तो बंटवारा करने में प्रॉब्लम्स क्या है, क्वेश्चन सुन लो ध्यान से पहले आप लोग बेटा। व्हाट वर द 4 प्रॉब्लम्स अकर्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में आई 4 मुश्किलों को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन की वेटेज कितनी होती है, 4 या 6 नंबर। कितनी होती है, 4 या 6 नंबर। ठीक है बच्चों मेरे, अब एक एग्जांपल समझते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या थी, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम्स। मैंने एग्जांपल ले लिया, देखो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है बट फिर भी समझेंगे हम लोग। ड्राइंग से सपोज किया एक देश है, थोड़े मुस्लिम्स रहते हैं इस तरफ, एम फॉर मुस्लिम्स, थोड़े मुस्लिम्स रहते हैं इस तरफ। पहला पॉइंट है नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम। अब अगर सारे मुस्लिम यहां पे होते तो ये बनता पाकिस्तान, सारे मुस्लिम यहां पे होते तो ये बनता पाकिस्तान। लेकिन मुस्लिम्स क्या आते, फैले हुए थे। मैंने एग्जांपल ले लिया, 40% मुसलमान कहां पे हैं, इंडिया के वेस्ट साइड में है, यानी कि इंडिया के पंजाब साइड की तरफ पड़ते हैं। 40% मुसलमान कहां थे, इंडिया के ईस्ट, यानी कि वो बंगाल में पड़ते हैं। अब आप बताओ कोई रास्ता है इन दोनों को जोड़ने का, क्योंकि बीच में तो हमारे क्या है, इंडिया, जुड़ पाएंगे नहीं। तो पॉइंट क्या बोल रहा है, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुसलमान। मुसलमान किसी एक प्लेस पे थे ही नहीं, बटे हुए थे, आधे यहां आधे यहां। तो ये प्रॉब्लम आ गई कि इनको जोड़े कैसे। तो फैसला क्या हुआ, फैसला ये हुआ पाकिस्तान एक नहीं पाकिस्तान 2 बनेंगे। एक क्या बनेगा, वेस्ट पाकिस्तान, और एक क्या बनेगा, ईस्ट पाकिस्तान। दैट वाज योर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यानी कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, मुस्लिम किसी एक प्लेस पर नहीं थे। ठीक है, देयर वाज 2 एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट, वन इन द वेस्ट, वन इन द ईस्ट, वन इन द ईस्ट। देयर वाज नो वे दीज 2 पार्ट्स कुड बी जॉइंड, देयर वाज नो वे। साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, ये 2 हिस्से नहीं हो पाएंगे, कैसे करेंगे, बीच में भैया यूपी है, बिहार है, पंजाब कब थे इसके अंदर आपका। तो फैसला क्या हुआ कि पाकिस्तान नाम की जो कंट्री बन रही है वो क्या बनेगी, वो 2 टेरिटरीज से मिलके बनेगी, यानी कि एक वेस्ट में यानी कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट में यानी कि ईस्ट पाकिस्तान। पहला पॉइंट समझ में आ गया, तो पहली मुश्किल को हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट। अब होता क्या है, देखो यार, हर कोई हर चीज से खुश नहीं हो सकता। वैसे एक व्यक्ति का नाम था खान अब्दुल गफार खान, जो थे चेले किसके, महात्मा गांधी के, इसलिए उनको नाम मिला, क्या नाम मिला, फ्रंटियर गांधी। क्या नाम मिला, फ्रंटियर गांधी। अब फ्रंटियर गांधी जो थे वो कौन थे, वो थे मुखिया। क्या थे वो, मुखिया एक प्लेस के, किसका नाम था, नॉर्थ वेस्टर्न
फ्रंटियर प्रोविंस, भारत के उत्तर या आपका पश्चिमी क्षेत्र में एक एरिया था जिसके मुखिया थे। अब वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इंडिया में रहूंगा, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है जाने का वहां पे। कहाँ पे? पाकिस्तान में। बट अल्टीमेटली फोर्सफुली इनको भी साथ में पाकिस्तान के क्या किया, मर्ज कर दिया गया। यानी कि दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सारे मुसलमान पाकिस्तान में जाना नहीं चाह रहे थे, तो बस नेताओं के मन की थी कि भाई हम दो राजा बनेंगे, एक राजा भारत का, एक राजा पाकिस्तान का, और दोनों भाई खेलेंगे मिलके आपस में, तो इसलिए बंटवारा हो चुका था आपका। तो दोनों पढ़ लेते हैं आपको। यानी कि सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, सबको पाकिस्तान जाना नहीं था। जैसे कि खान अब्दुल गफार खान, क्या बोलते हैं इनको, फ्रंटियर गांधी, इन्होंने साफ मना किया। ही वॉज अपोज टू द टू नेशन थ्योरी, बट इनकी बात को लात मारी गया और क्या बनाया गया, इनको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, बेटा कहां चला गया आपका, पाकिस्तान में। थर्ड पॉइंट, अब ये पॉइंट थोड़ा सा मस्त है, पहले जरा समझ लेते हैं इसको। पॉइंट क्या है, देखो हमने बोला था ये हमारा भारत था, हमने बोला मेजॉरिटी मुसलमान कहां पे हैं, पंजाब में है, और मेजॉरिटी मुसलमान कहां पे है, बंगाल में। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी कि क्या पंजाब में मुसलमान सारे ही थे, या फिर पंजाब बंगाल में मुसलमान सब मुसलमान थे क्या? द आंसर इज नो। पंजाब में कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे कौन थे, नॉन मुस्लिम, यानी कि हिंदू हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई, जैन, पारसी बहुत हो सकते हैं। अब क्या करें, हमने तो बोल दिया कि पंजाब क्या बन गया, पाकिस्तान। अब फिर फैसला ये हुआ कि पंजाब के अंदर भी जिन एरियाज में मुसलमान है वो क्या बनेगा, बनेगा आपका पाकिस्तान। आप शायद जानते होंगे पाकिस्तान दो और पंजाब दो है, पंजाब आधा हमारे यहाँ पे, आधा वहां पर है। अब उस समय देयर वाज नो सोशल मीडिया की व्हाट्सएप पे लगा दिया कि भैया ये जो है ना हमारा एरिया, ये जो वेस्ट दिल्ली है ये पाकिस्तान में आ चुकी है, तो चलो वहां पे सारे, ये उस सिस्टम उस समय नहीं था, वहां पे कुछ था ही नहीं। तो लोग हैरान परेशान कि हम लोग है कहाँ पे, मतलब बंटवारे एक दिन पहले बता रहे हैं कि भैया पंजाब का आधा एरिया जो पाकिस्तान में आ चुका है, इतना एरिया वहां पे। अब हमें क्या पता, हर स्तर को बांट दिया गया, यानी कि जैसे बंटवारा भारत का हुआ वैसे पंजाब के भी अब इतने इतने स्टो कि भाई ये मुसलमानों का एरिया है। अब हमें क्या सपने आ रहे हैं कि हमारा जो एरिया कहाँ पड़ रहा है, हम है कहाँ पे। बिकॉज ऑफ दिस सबसे खतरनाक सीन हमारे बेटा देश में हुआ था कि लोग फंस गए थे, पता है लोगों को हम लोग है कहाँ पे। सो थर्ड बड़ा पॉइंट क्या आता है, द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट two of the Muslim majority provinces of British India, पंजाब एंड बंगाल। मैंने क्या बोला, पंजाब बंगाल मुसलमान थे, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका पाकिस्तान बन गया था, वेस्ट और ईस्ट। लेकिन इन एरियाज के अंदर भी बहुत से लोग क्या थे बेटा, बहुत से लोग थे आपके नॉन मुसलमान, यानी कि these states have very large areas where the non-Muslims were in majority. Eventually हमने ये फैसला किया कि these two provinces would be bifurcated according to the religious majority। जैसे हमने देश बांटा वैसे हम लोग पंजाब भी बांट देंगे। ये फैसला बेटा हमारा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में हुआ था, यानी कि ऑन द स्पॉट। फॉर एग्जाम्पल लिया, कल आपका एग्जाम है, सेंटर पड़ा है, लेकिन ऑन द स्पॉट कह रहे हैं सेंटर तो कहीं और है आपका। अब आप फंस गए ना कि सेंटर तो हमारा कल तो दिल्ली में था, अब आप पंजाब पहुंच चुका है, पता ही नहीं है आपको। आप वहां पता लग रहा है कि ये तो गलत हो गया, वैसे ही आपको पता नहीं था उस समय कि आप हो कहाँ पे, आप हिंदू के एरिया में हो, आप मुस्लिम्स के एरिया में। तभी देखो ना हिंदू, पाकिस्तान के सारे हिंदू थे हैं, मतलब अब तो वैसे इतने नहीं है, मर चुके हैं, उन्होंने मार दिया। ऐसे हमारे इंडिया में भी सारे मुसलमान हैं क्योंकि वो वहां पे फंस चुके थे आपके लिए। तो ये सबसे बड़ी बेटा क्या थी, ट्रॉमा, त्रासदी किसके, हमारे इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे की। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ एंड द मोस्ट intractable of all the problems is the problem of minorities। ये सवाल मेरा आप लोगों से है कि क्या सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, नो। क्या सारे हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, द आंसर इज नो, लोग फंस गए। डू यू रिमेंबर दैट मूवी गदर, देखी गदर, सकीना भाभी हमारी कहां फंस गई थी, हमारे इंडिया में आ गई थी। वो तो हमारे जो थे सन्नी पाजी उन्होंने बचाया था उनको, तो वैसे बहुत लोग फंस गए। अब हुआ क्या हुआ, ये सपोज किया कि ये एरिया है, ये इंडिया है, यहाँ पे फंस गए मुसलमान। अब वो डरे कि हिंदू मार देंगे एंड वाइस वर्सा, यानी कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हिंदू है, अब हिंदू डरे कि हमको मुसलमान मार देंगे। तो माइनॉरिटीज क्या हो गई, अब फंस गई, डर गई, यार ये क्या हो गया।
मतलब जहां कल तक हम लोग बैठ के दिवाली मना रहे थे, मोमोज खा रहे थे, वहां आज हमको अपनापन नहीं हो रहा, हम वहां पे एलियन वाली फीलिंग ले रहे हैं। यानी कि हमको डर लग रहा है कि पड़ोसी हमको ना मार दे, चाकू ना मार दे। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जाम में पूछेंगे 4 या 6 नंबर में। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा लंबा है, इसलिए थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूं, समझ में आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ईजी है ये, ठीक है ना। तो ये जो बेटा हमने क्वेश्चन करा है, ये 4 या 6 नंबर का है आपके एग्जाम में, और पक्का आएगा। इस वीडियो में ओपनली बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन पक्का आता है। प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन। अब बंटवारा हम पढ़ चुके हैं, बंटवारा हमारा हो चुका है। आज के इस वीडियो का बिल्कुल आखिरी कंसेप्ट, इसका नाम क्या है? कंसेक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, बंटवारा के परिणाम। बंटवारे के बाद क्या हुआ, है ना। जैसे दिवाली चली गई है, अब हम सब लोग थके हुए हैं, कल से सबको जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज ऑफिस सब काम करने। ये कंसिक्वेंस, ये बेटा क्या है? कंसिक्वेंसेस ऑफ दिवाली। दिवाली के बाद क्या हुआ? अब पार्टीशन के बाद क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। ये क्वेश्चन भी 4 या 6 नंबर में आपके एग्जाम्स में आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपके आंसर्स की लेंथ मैटर करती है। छोटा पॉइंट मत लिख के आना, प्रॉपर खुला खुला लिखो और शीट भरो। जितना भरोगे शीट उतने आपके चांस बढ़ते हैं मार्क्स मिलने के। तो भाई हुआ क्या? पहला कंसिक्वेंस, हत्याएं हुई बेटा। क्या हुई? हत्याएं, अत्याचार। कहां पे? दोनों तरफ। हिंदू मार रहे हैं मुस्लिम्स को, मुस्लिम मार रहे हैं हिंदू को। यानी कि देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर्स। धर्म के नाम पे एक समुदाय ने क्या किया? दूसरे को मारा, गंदी तरह मारा। हमारा पूरा देश, खासकर कौन कौन? लाहौर, अमृतसर और कोलकाता बेटा क्या बन गए थे? कम्युनल जोन, सांप्रदायिक, कहते ना दंगे। मतलब वहां पे टेंशन थी कि यहाँ पे तो यार मारपीट हो रही है, मर सकते थे। मतलब कोई भी बेटा कब मर जाए उस समय देयर वाज नो आइडिया, उसको नहीं था आइडिया आपका ये, ठीक है ना। मुस्लिम्स डर गए कि हम लोग नहीं जाएंगे कहाँ पे? जहाँ पे हिंदू और सिख रहते हैं। और सिख भी डर गए कि हम लोग कहाँ नहीं जाएंगे जहाँ पे आपके मुस्लिम्स रहते हैं। That was the first consequence की क्या हुई थी? दंगे हो गए थे बेटा। क्या हो गए थे आपके? दंगे हुए थे। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल वर फोर्स्ड टू अबैंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर। लोगों को क्या बोला कि भैया ये जो एरिया है ना, ये आता है मुसलमानों के इलाके में, अपना घर छोड़ो, निकलो यहां से। अब सोचो, बहुत सी जितने भी हमारे देश के पंजाब के लोग हैं, पंजाबी हैं, खत्री समाज से बिलोंग करते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से यहाँ पे आए हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जितने भी लोग हैं वो जानते हैं उन्होंने किस तरह अपना घर छोड़ा, अपना सब कुछ बना बनाया छोड़ के वो यहाँ पे बसे, उन्होंने मेहनत की, अपने दोबारा घर बनाए, ठीक है। प्लस भाई हुआ क्या, उनको बेटा शेल्टर होम्स में रहना पड़ा था। यानी कि वो एक रिफ्यूजी कैंप्स में रहता। सपोज किया कि आपका घर है, आपका घर है, बड़ा लंबा चौड़ा घर है, गाड़ियां हैं, सोना है, आपकी सब कुछ चीज रखा है, लेकिन आपको समझ में किसी ने बोला कि घर छोड़ो अपना, और आप छोड़ के रह रहे हो, आप रह रहे हो कैंप में, रिफ्यूजी कैंप में। क्या बीतेगी आप पे, सोच लो। वही हुआ था उस समय। That was the consequence number 2. Next point. They often found unhelpful local administration and police in what was still recently their own country. अपने पुलिस से, प्रशासन से बेटा वो बड़े अनसेटिस्फाइड थे, अनहैप्पी थे, क्योंकि उस समय कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। और कैसे हेल्प करेगा पता ही नहीं हमको, किसकी हेल्प कर रहे हैं। दे ट्रेवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन्स। कोई पैदल आ रहा है, कोई अपने घोड़े पे आ रहा है, मतलब रातों रात आपको अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बॉर्डर को क्रॉस करना है। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी, और जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे, जब वो बॉर्डर क्रॉस कर, तब उनके साथ में क्या हुआ? पत्थर मारे गए। महिलाओं के साथ बेटा क्या हुआ? आपके रेप हुए। बहुत सी महिलाओं को अगवा कर लिया गया, बहुत सी महिलाएं वहीं रह गई। जैसे कि एग्जाम्पल गदर देख लो एक बार, इस मूवी की आधी पिक्चर आपको आसपास लग जाएगी आपको ये। नेक्स्ट पॉइंट, देवर मेड। अब जो महिला पकड़ी गई उनको बेटा कन्वर्ट किया गया, किसके नाम पे? धर्म के नाम पे, कि चल अब तुर को कन्वर्ट होना पड़ेगा हमारे धर्म के अंदर। अब कन्वर्जन है तो भैया वही है, कोई भी कर सकता कन्वर्ट। तो आपका ये सब हुआ था आपका यहाँ पे आपका है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि किसी किसी पेरेंट्स ने अपनी बच्ची खुद ही मार दी कि हमारी कुल की मर्यादा, हमारे परिवार की बच्ची हिंदू नहीं बनेगी या फिर मुसलमान नहीं बनेगी, हम खुद ही मार देंगे, क्योंकि पता था उनको कि अगर ये किसी के हाथ लग गई तो उसको वो मार देंगे। गदर में दिखाया गया कि भाई कैसे अंकल ने बच्ची को अपनी दी थी, वो देती है पुड़िया, वो खा के वो मर जाती है, इसमें आपका ये सब आता है आपका। मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कुंभ के मेले में लोग खो जाते हैं, यहाँ के इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे में भी बच्चे खो गए थे आपके ये, ठीक है। दोस हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम।
अब मैंने क्या बोला, कहाँ रहते वो लोग, दे वर लिविंग इन शेल्टर होम्स, वो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे आपका ये, ठीक है। कितने सालों मैंने लोग अपने रिफ्यूजी कैंप्स में रहते बेटा आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, जितने भी राइटर्स थे, पोइट्स थे, फिल्म मेकर्स थे इंडिया पाकिस्तान, उन्होंने अपनी बातों को, अपनी जो किलिंग हुई थी, जितने भी डिस्प्लेसमेंट थी या जो हंगामे वायलेंस हुआ, तो उन्होंने अपनी नॉवेल्स में, स्टोरीज में, पोयम में, फिल्मों के अंदर उन्होंने लिखी बातें। मतलब यहाँ बंटवारा चल रहा है, लोग अपनी मस्ती में थे, लिख रहे थे कि बंटवारा हो गया है, एक दिल था जिसके दो हिस्से हो चुके हैं, इन्होंने लिखा था इस चीज के अंदर। ये बोलते हैं डिवीजन ऑफ हार्ट, कि एक दिल था जिसके अब दिल देखो ऐसे बनता है, ठीक है। ये दो हिस्से हो गए इसके, अब एक हिस्सा पाकिस्तान, एक हिस्सा इंडिया। ये पोएट्स कह रहे थे आपका। बंटवारा जो हुआ था सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं हुआ था, ठीक है ना, सिर्फ आपका नहीं था इंसान का, वो बेटा प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज, एसेट्स, हर चीज का बंटवारा हो गया था, ठीक है ना। लोग अपने टाइपराइटर बढ़ गए, पेपर क्लिप बढ़ गए, कि ये मैं यहाँ बैठता हूँ, उसके मैं यहाँ बैठता हूँ, मेरी चेयर यहाँ पे, तो ये चेयर मेरी, मैं हिंदू, ये पेन, ये किसी का इस्माबो तो बोलेगे आपकी मुसलमान का है, तो मतलब ऐसे बंटवारे हुए थे सबके, हर चीज का बंटवारा बेटा यहाँ पे हो गया था आपका। अबव ऑल इट वॉज अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज हु हैड हियर टू लिव टुगेदर एज नेबर्स, जो लोग बिल्कुल बेटा खुशी से साथ में रह रहे थे एक साथ, बंटवारा हो गया, अलग हो चुके थे, लड़ रहे, मार दूसरे को आपका ये, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट पार्टीशन फोर्स 80 लाख लोगों को बेटा अपना घर छोड़ के दूसरी ओर जाना पड़ा था आपका, और 5 से 10 लाख लोग बेटा क्या हो गए थे आपके, मारे गए थे बेटा। कहां बेटा मारे गए थे आपके, इस बंटवारे में। अब आप खुद सोच लो कि बंटवारा जिन्होंने करवाया था सिर्फ पावर के लिए, सत्ता के लिए, वो कैसे लोग होंगे, क्योंकि इस देश में देखो इतना कितना प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई थी। तो हमने जो टॉपिक पढ़े हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो टॉपिक सबसे इजी मैंने वे में ट्राई किया कि मैं आप करवा सकूं आपको। बाकी ये वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कैसे लगे आपको वीडियो। आपसे बेटा मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में। एक और चीज, जिन बच्चों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, एक काम करो, इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे जाओ, सर्च करो विवेक अरोड़ा पॉल साइंस वाले, सर्च करो, फॉलो करो, हाई करो, मुझे डीएम करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे सब चैप्टरों के, ठीक है। और ये मेरा प्रयास है कि आपको सारा कोर्स कराऊं ऑनलाइन फ्री में, ठीक है। वीडियो आएंगी, आपको नोट्स दूं फ्री में, और एग्जाम से पहले लाइव भी आऊंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल।